हे गाइस हेलो। सो अभी हमने इतने दिन से पीवाईक्यू चैलेंज कर रहे हैं। सो आई होप कि आपके डिसिप्लिन में, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया होगा, ठीक है? सो आई होप कि ये ऑलरेडी हो रहा है। नाउ बिसाइड्स दैट, तो आज का जो टॉपिक है वो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। नाउ दिस इज समथिंग जिससे क्वेश्चंस मतलब 100% आने ही आने हैं, राइट? आप ऑलमोस्ट किसी भी ईयर का पेपर देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम इकोनॉमी में आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर अगर कोई पिक करना हो, बैंकिंग सेक्टर है। तो इससे रिलेटेड नए गाइडलाइंस आते हैं, नए रिफॉर्म्स होते हैं, बजट में कुछ चेंजेस आते हैं, राइट? कोई प्राइवेट सेक्टर से कुछ इंडिकेशन आ जाए, या फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू डू सर्टेन रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, राइट? जैसे मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया इस फील्ड में। तो इस तरह के बहुत इश्यूज होंगे, और बैंकिंग का सोशल सेक्टर में भी बहुत बड़ा रोल है, राइट? सो हाउ बैंकिंग का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का रोल है कि वेरियस सेक्टर्स को प्रमोट करना, राइट? जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एमएसएमई सेक्टर्स फॉर एग्जांपल। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोल होता है अबाउट बैंक्स, ठीक है? सो बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, तो बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज जैसे एनपीए का इशू है, राइट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे कोई भी इशू है तो रिफॉर्म्स डिस्कस करे बगैर उसका मेंशन करना पॉइंटलेस होता है, राइट? तो इसीलिए रिफॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए आज का टॉपिक तो मतलब आई वुड से कि कोर है, बिल्कुल इकोनॉमी का पूरा कोर है। तो इसीलिए आज जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो यू गाइस कैन अटेम्प्ट दिस अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है, एंड देन यू कैन वॉच दिस लेसन। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो वेल एंड गुड। मैं एनीवे सारे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है? एंड सो ऐसे करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़, दैट एज यू आर सीइंग ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ, कि अभी तक जितने भी लेसन्स हुए हैं पीवाईक्यू चैलेंज में, सो इट दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे। तो द एडवांटेज ऑफ दिस इज़ कि अगर आप ये प्लेलिस्ट का लिंक, जो मतलब वरी मत करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहाँ से खोल के सेव कर सकते हो। सो वंस यू सेव दिस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, तो फ़ायदा क्या है कि एक ही जगह आपको सारे लेसन्स मिल जाएँगे। तो अगर कोई डे मिस हो गया तो यू कैन ईज़िली फ़ॉलो अप, राइट? और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही नया वीडियो आता है तो अपडेट मिल जाता है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, इज़न्ट इट? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आप ख़्याल रखो, ताकि आप कोई लेसन मिस मत करो। तो अब ऐसे करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो मैंने क्रोनोलॉजिकली पिक किया है, क्योंकि बैंकिंग अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ओवर टाइम समझना ईज़ी है कि क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, राइट? सो क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा हमको आइडिया भी बेटर लगेगा कि अच्छा, बैंकिंग में धीरे-धीरे टाइम के साथ ये सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक एम ऑफ द लीड बैंक स्कीम इज़ दैट, ठीक है? तो लीड बैंक स्कीम जो है उसका सबसे बेसिक एम क्या है, ठीक? तो लीड बैंक स्कीम अगर आपको पता हो, ये इम्पोर्टेंट स्कीम है जो बैंकिंग का रूरल सेक्टर, राइट? सो रूरल सेक्टर में स्पेशली डेवलपमेंट का बारे में आप पढ़ोगे। सो बैंकिंग का लीड बैंक स्कीम काफ़ी सालों से है, राइट? इट्स नॉट अ वेरी न्यू स्कीम। तो ये रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपको सिंपली ये समझना है कि लीड बैंक स्कीम इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट? तो ये आपको या तो फैक्चुअली पता है या नहीं पता है। अगेन दिस इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, राइट? सो एनीवेज़ अगर आपको इतना आइडिया है तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, एंड डी इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर रूरल सेक्टर, राइट? तो एंड ए ऑप्शन आपको देख के लगेगा कि हो सकता है सही है, बट इट्स अबाउट बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ऑफिस की बात नहीं हो रही है, इट इज़ अबाउट ब्रांचेस। बोलते फिर भी ठीक था, बट इट्स मोर अबाउट डेवलपमेंट ओरिएंटेड, राइट? डेवलपमेंट कराने के लिए बैंक्स को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स अडॉप्ट करने चाहिए, तो उसकी बात है ये, ठीक है? सो अब देखोगे ये बहुत पुराने रिफॉर्म से शुरू किया है। दिस इज़ 2012 क्वेश्चन। नाउ एज़ वी मूव अहेड वी विल सी कि टाइम के साथ जैसे-जैसे रिफॉर्म्स होते गए, यूपीएससी भी ध्यान रखती गई और क्वेश्चंस चेंज करती गई। बट जो फ़ोकस है वो कांस्टेंट है कि यार बैंकिंग सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है?
बैंकिंग सेक्टर में रिफ़ॉर्म्स नए-नए कौन से हुए हैं? तो ये सारे जो चीज़ें, ये सारी चेंज नहीं हुए हैं। अप्रोच चेंज नहीं हुई है। स्कीम्स बदले हैं, इश्यूज़ बदले हैं, फैक्ट्स बदले हैं, बट द अप्रोच हैज़ ब्रॉडली रिमेन्ड द सेम, ठीक है? आप आगे भी देखोगे कि रेपिटिशन कैसे हो रहा है, ठीक है? सो आई विल जस्ट शो यू, ठीक है? धीरे-धीरे एक-एक क्वेश्चन जब हम देखेंगे, आई विल बी शोइंग यू दैट, ठीक है? बेसल 3 अकॉर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बेसल नॉर्म्स कहते हैं, राइट? सो बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसल नॉर्म्स ये है कि यार जब अपना क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद स्पेशली, तो ये नॉर्म्स हमने अपनाए थे वर्ल्ड वाइड कि इसको अपनाने के बाद कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे बैंक्स और फाइनेंशियल इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, ताकि वो क्राइसिस फिर से ना आए, राइट? तो हम जो सबप्राइम लेंडिंग करके क्राइसिस आई थी 2008 रिसेशन की जो हम बात कर रहे हैं, राइट? विदाउट लॉट ऑफ वेरिफिकेशन एंड प्रॉपर एडहेरेंस करे बगैर कई चीज़ों को, प्रोटोकॉल्स को, बेसिक क्या बोलते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क को, सो अ लार्ज स्केल लेंडिंग वाज़ डन और वो बबल फट गया, तो हाउसिंग बबल कहते हैं उसको, राइट? पीपल वर अनएबल टू रीपे एंड एज़ अ रिज़ल्ट बैंक्स कोलैप्स कर गए कई सारे, ठीक है? तो इसको अवॉइड करने के लिए बाद में नॉर्म्स लाए गए कि यार ये अब से फॉलो करने हैं, इनको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? तो स्ट्रिंजेंट भी किए गए। सो यही इसका फ़ोकस था। अगेन ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, पिछला भी ब्रॉडली फैक्चुअल ही था। तो मतलब आपको जनरल अवेयरनेस टर्म्स की होनी चाहिए जो न्यूज़ में आते हैं, राइट? तो आप देखोगे कि ऑप्शन से बताना मुश्किल है, राइट? क्योंकि नाम में तो कुछ भी हिंट नहीं है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस से कोई रिलेशन नहीं है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज़ अबाउट बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, ठीक है? क्लियर है? तो टाइम के साथ देखो रिफ़ॉर्म्स कैसे कवर कर रहे हैं। पहले पुराना रिफ़ॉर्म इंडिया का, अब धीरे वर्ल्ड का जो बाद में रिफ़ॉर्म हुए हैं, ठीक है? मैंने बात की थी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी रिफ़ॉर्म्स ही होते हैं, राइट? टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन्स आए हैं। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? अगेन क्वेश्चन में भी लिखा है, इट इज़ समटाइम्स सीन इन न्यूज़। तो क्यूरियोसिटी, राइट? या फिर आप कलाम यूज़ करो, सुपर कलाम यूज़ करो, जस्ट गो टू kalam.in/chat। ऐसे कोई भी टर्म्स आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं, बस यहाँ जाओ, आप अपना क्वेरी एंटर करो, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ऐसे कुछ लिख लो और आपको बहुत ईज़िली यूपीएससी के फॉर्मेट में जैसे चाहिए वैसे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। सो दिस इज़ वन वे यू कैन डू, अदरवाइज़ इन जनरल आप न्यूज़पेपर में अवेयर रहो, राइट? वो करना ज़रूरी है, ठीक है? तो कमेंट्स में मुझे बताना दैट ट्राई टू यूज़ दिस एंड ट्राई टू लर्न अबाउट सर्टेन टर्म्स। कौन से टर्म्स हैं जो समझ नहीं आते आपको? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वो कौन से टर्म्स हैं जो समझ नहीं आते एंड आफ्टर यूजिंग कलाम हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? जस्ट शेयर दैट, ठीक है? और अपना स्कोर्स भी शेयर करो यार, बिकॉज़ स्कोर्स शेयर करोगे तभी मुझे समझ आता है कि हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग और मुझे याद रहता है ब्रॉडली कि एग्ज़ैक्टली आप ऑलमोस्ट कैसे स्कोर कर रहे हो, राइट? तो इट जस्ट हेल्प्स दैट इफ यू कमेंट आई कैन कीप अ मच ईज़ियर ट्रैक और कल को आप कुछ भी मेल करोगे, कुछ भी रीच आउट करोगे तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट रहता है। सो दैट्स द ओनली गोल बिहाइंड इट। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आप देखो तो दिस इज़ अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है? So this is actually a network of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of bank, ठीक है? Regardless of where they open their accounts. बस ये यही है इसका मतलब यही है। There is nothing else to explain. This is what core banking solution is, ठीक है? तो कस्टमर कहीं से भी बैंक ऑपरेट कर सके अपना अकाउंट, यही मतलब इसका काम है, राइट? सो दिस इज़ डेफिनिटली करेक्ट। ठीक है, अब तो ऑटोमैटिकली ये आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज़ करने के लिए किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड दिस इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय व्हिच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज़ टेकन ओवर बाय अनदर बैंक, ये भी सही नहीं है, ठीक है? तो आंसर 1 ओनली होगा। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट टर्म आया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है? सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेसिकली आप कह सकते हो कि बैंक ने ब्रॉडली लोन लिया या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, तो टाइमली रीपेमेंट होनी चाहिए, बट वो हुआ नहीं, राइट? सो एक तरह से वो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि रिटर्न्स नहीं मिल रहे।
सो द मनी इज़ स्टक, राइट? सो बैंक की बैलेंस शीट खराब हो रही है। सो वो ब्रॉडली है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब जैसे ही ये देखा, आपको समझना चाहिए कि इसका डेफिनिशन क्या है, व्हाट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? इसमें इश्यूज़ क्या हुए हैं? इसको ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं? ये सारे एस्पेक्ट्स अब यहाँ ये टर्म देखते ही ऑटोमैटिकली क्लिक करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में, राइट? दे वांट यू टू बी क्यूरियस, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा अनाउंसमेंट कि यार 4th फ़ेब व्हिच इज़ लाइक वेरी सून, आपका ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट होने वाला है व्हिच इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डू एनरोल इन दिस, क्योंकि पर्सनली मैंने और अर्पिता मैम ने, विमल सर ने, वी हैव प्रिपेयर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन एग्ज़ैक्टली ऑन द यूपीएससी पैटर्न, ठीक है? और ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि प्रीलिम से कुछ टाइम पहले ही आप एग्ज़ाम बिफोर द एग्ज़ाम दे दो। तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपको अभी से पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। तो बहुत डेप्थ में हम एनालिसिस शेयर करते हैं। लाइव सेशंस के बाद आपके साथ सॉल्यूशंस भी डिस्कस होंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे और आपको इनसाइट्स भी शेयर होंगे, लाइक अच्छा ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, इस सब्जेक्ट पे काम करना है, इस टॉपिक पे काम करना है। और बिल्कुल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट की तरह आपको फ़ील होगा कि एक बिल्कुल 2 आवर्स का टाइमर भी चल रहा होगा एंड एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक चाहिए और उसको छोड़ के बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। सो जस्ट लाइक एन एडेड बोनस, कैश प्राइज़ेस हैं फॉर द टॉपर्स। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल। इसका भी लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है। सो इफ यू हैवंट एनरोल्ड येट, जस्ट एनरोल एंड बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है, मिस मत करना, बिकॉज़ दिस इज़ अ गुड पॉइंट जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, रिवैम्प करनी है, तो यू कैन एक्चुअली डू दैट नाउ, राइट? अब इसको देखो, ठीक है? अब ये लग रहा होगा कि यार बिल्कुल ही कैसा टर्म है, बट ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तब, ठीक है? तो इतना स्ट्रेंज क्वेश्चन नहीं है। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट? तो थोड़ा-सा यहाँ मैं समझा देता हूँ, कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे एक टर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि जैसे आरबीआई ने अपना रेट्स कम किए, मान लो आरबीआई ने रेपो रेट कम कर लिया, आरबीआई ने बैंक रेट ये सब कम कर लिया, तो होता क्या कि आरबीआई क्योंकि सस्ते लोन्स दे रहा है बैंक्स को, तो बैंक्स को भी अपने लेंडिंग रेट्स कम करने चाहिए। बट इंस्टेंटली नहीं होता था, वो टाइम लगता था, राइट? तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है, वो आरबीआई से आम जनता तक पहुँचने में टाइम लगता था, लेट होता था। तो आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि इससे पहले एमसीएलआर इंट्रोड्यूस करने से पहले बैंक्स कैसे डिसाइड करते थे कि लेंडिंग रेट क्या है? बैंक्स क्या करते थे कि ओवरऑल उन्होंने जितना पैसा बोरो किया हुआ है, उसमें वो एवरेज कितना दे रहे हैं एज़ एन इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करते थे। लाइक उस इंटरेस्ट रेट को एज़ अ पैरामीटर यूज़ करके आम जनता को लेंड करते थे। एमसीएलआर क्या कह रहा है कि ओवरऑल आपने कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन लिया है इसकी बात नहीं है। आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, मतलब आपने जस्ट रिसेंटली जो फंड्स उठाए वो कितने इंटरेस्ट पे आपने लिया, उसको यूज़ करके आप लोगों को लोन्स दो। तो इससे क्या होता है कि अगर आरबीआई ने मान लो रेट कम कर दिया, तो बैंक्स जो अभी बोरो करेंगे वो तो सस्ता ही बोरो करेंगे। तो अगर उन्होंने वो सस्ता बोरो किया, तो लोगों को भी वो सस्ता देना पड़ेगा। द इंटरेस्ट रेट हैज़ टू बी लोअर, राइट? पहले क्या होता था कि एवरेज ऑफ टोटल फंड्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो देना पड़ता था। अब उसमें क्या है कि पहले कोई महँगा बोरो किया होगा, कुछ सस्ता बोरो किया होगा, तो ओवरऑल ओवरऑल हाई इंटरेस्ट रेट ही रहता था। तो आम जनता तक आरबीआई के जो फंक्शंस है, जो स्टेप्स लेते थे, वो पहुँचने में टाइम लगता था। तो अब ये नहीं लगता। तो उसको ठीक करने के लिए एमसीएलआर लाया गया, ठीक है? सो इसको देख के आप आराम से देखोगे, तो इससे क्या होगा? यस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी मेथोडोलॉजी में, करेक्ट? क्योंकि बहुत क्लियर है, ईज़ी है देखना। और दे हेल्प एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स व्हिच आर फेयर टू बोथ बोरोवर्स एंड बैंक्स। यस, इससे दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अभी तक तो सही है। अब ये देखो, मैं बोल रहा था टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन्स आते हैं। अब हमारे लिए लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ईज़ी है, बट 2017 है, सोचो एनपीसीआई इतना कॉमन टर्म नहीं था तब, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है? सो अब हमको तो ईज़िली पता है कि एनपीसीआई देखते रहते हैं, यूपीआई, भीम के साथ लिख के आता रहता है, कहीं न कहीं दिख ही जाता है ना?
तो एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। यस, सही है। और एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। हाँ, हमें रुपे कार्ड्स पता है, राइट? डेबिट कार्ड्स, अब तो क्रेडिट कार्ड्स भी आ गए हैं। तो उस टाइम पे भी ये ट्रू ही था। तो दिस वाज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बट अगेन अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। न्यूज़पेपर अवेयरनेस, न्यूज़पेपर इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्पेशली द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। तो कलाम पे एक्चुअली यू कैन गेट डेली हिंदू समरी वेरी इजीली। तो kalam.in/chat पे जाओगे, आप आराम से न्यूज़पेपर समरी डेली एक्सेस कर सकते हो। कलाम पे आपको ऑल्सो प्रोविजन है, कब क्वेश्चंस की पेपर की समरी तो आपको मिल ही जाएगी। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस वेरियस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो ये एक और बेनिफिट है आपके पास इफ यू डू दैट। ठीक। या So, which of the following is the most likely consequence of implementing the unified payments interface? ये देखो एनपीसीआई आया था, उसका एक स्टेप आगे यूपीआई पे क्वेश्चन आ गया। अब तो हमें पता है, बट उस टाइम पे दिस वाज जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, या नया-नया था, तो इतना मतलब क्वेश्चन तो ईज़ी था, बट नॉट लाइक अभी जितना ईज़ी। तो ऑफ कोर्स हम आंसर कर सकते हैं कि डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी, ये तो गलत है, राइट? एफडीआई विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, इसका कोई रिलेशन है नहीं यूपीआई से मेनली। और ड्रास्टिकली है, राइट? इंक्रीज लिखता ठीक है, ड्रास्टिकली तो ज्यादा हो गया है ना। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज विल बिकम वेरी इफेक्टिव। ठीक है, उसके लिए यूपीआई की क्या जरूरत है? बैंक के खाते में अगर पैसे डाल रहे हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हम सब्सिडीज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जनधन योजना में जो अकाउंट्स बनाए हैं उससे कर रहे हैं, तो चाहे वो यूपीआई से गवर्नमेंट कैसे भेजेगी, डजंट मैटर, राइट? बैंक अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज पे तो नहीं डिपेंड करता यूपीआई पे। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। आप देखोगे कि मोबाइल वॉलेट लोगों ने यूज करना काफी कम कर दिया है यूपीआई के बाद, क्योंकि वॉलेट में पैसे ऐड करके रखने का कोई फायदा नहीं है, राइट? डायरेक्ट जब चाहिए होगा मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लूंगा। पहले जब यूपीआई नहीं था, कार्ड से वॉलेट में डाल के रखते थे, फिर वहां पे हम ट्रांजैक्ट करते थे, राइट? तो ये डिफरेंस है एक यूपीआई का, क्या फर्क आया है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने पहले बोला था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अच्छे से देख लेना, पुराना क्वेश्चन। बिल्कुल उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ठीक करने के लिए ये स्कीम लाया गया, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, S4A, यही इसका पर्पस था। कुछ और भी लाए गए थे जो बाद में आए, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड एटसेट्रा, बट ये सबसे पहले ये था। तो अब ये बताओ, इस अब दिस वाज डायरेक्ट क्वेश्चन, पता है तो पता है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, राइट? डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। ठीक है, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का ये प्रोविजन नहीं है। इट्स मेनली अबाउट scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine genuine difficulties, right? नाम से भी लग रहा होगा, sustainable structuring of stressed assets। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगेन यूपीआई पे आया था, एनपीसीआई आ गया, अब एक स्टेप आगे भीम पे आ गया क्वेश्चन। ठीक है, सो भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। ये तो हमको पता है, सही है। While a chip PIN debit card has 4 factors of authentication, Bheem has only 2 factors। अब आप हमने डेबिट कार्ड से कितनी बार ट्रांजैक्शन किया? बहुत बार किया है। 4 फैक्टर तो होता ही नहीं है ऑथेंटिकेशन के। आप अपना डेबिट कार्ड नंबर ऐड करते हो, यू प्रोवाइड एक्सपायरी, सीवीवी, बस, और फिर एक ओटीपी आता है। तो 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन तो है ही नहीं। तो ये तो क्लियरली रॉन्ग है, राइट? ऐसा तो होता ही नहीं है डेबिट कार्ड में, चिप पिन डेबिट कार्ड। तो आंसर 1 ओनली, सिंपल है, ईज़ी था ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड ईज़ी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, मैंने बात की थी उस रिफॉर्म्स की, बैंकिंग, अब प्राइवेट सेक्टर, और ये बैंकिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत सही नहीं थी, इनको ठीक करने के लिए एक बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, जिससे चेयरमैन ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इम्पोर्टेंट रोल्स पे अपॉइंटमेंट्स करता है। इसका मेन रोल अपॉइंटमेंट्स का है। ठीक है, तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं उसमें बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का रोल है। तो गोल यही था कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट हो, जिसमें ताकि मतलब जो लोन्स देते हैं बैंक्स और उन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी और
ट्रस्ट का फैक्टर बढ़े, राइट? और प्रोफेशनलिज्म आए बैंकिंग सिस्टम में। तो चेयरमैन यही सेलेक्ट करते हैं, राइट? अगेन उस टाइम पे बहुत दिस वाज़ अ हॉट रिफॉर्म और इनफैक्ट इससे भी पहले, तो दिस वाज़ एन ईज़ी क्वेश्चन। तो ये ऑफ कोर्स ये लोग डिसाइड नहीं करते, ठीक है? क्लियर है? एंड फाइनली द सर्विसेज एरिया अप्रोच वाज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। अब आप देखो, मैंने क्या बोला था, रिपीट होता है क्वेश्चन। 2012 पे आया था वो शायद क्वेश्चन, राइट? लीड बैंक स्कीम सबसे पहले 2019, ठीक है? सर्विसेज एरिया अप्रोच क्या है कि हमने लीड बैंक स्कीम से क्या समझा था कि यार बैंक्स की रीच बढ़ानी है डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो सर्विसेज एरिया अप्रोच उसी का पार्ट है कि इस अप्रोच को यूज़ करके हम रीच बढ़ाते हैं लीड बैंक स्कीम से, लीड लीड बैंक स्कीम में, राइट? तो दिस इज़ मेनली फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द रीच ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई सर्विसेज एरिया अप्रोच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, तो इसलिए यही इसका आंसर है। तो ऑफ कोर्स दीज़ आर अगेन नॉट करेक्ट, ठीक है? तो आप देख रहे हो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, ट्रेंड भी दिखता है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ओपन रहो एंड बी अवेयर, ठीक है? तो आज का क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, तो अब अगेन कोई डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो बिल्कुल लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा लगा सेशन तो वो भी मुझे बताओ, और क्या हेल्पफुल लगा, व्हाट व्हाट मोर डू वी नीड, क्या आपको और क्या सीखने का मन कर रहा है वो भी शेयर कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर। एंड या सो अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब एज़ वेल। और अगर कोई पर्टिकुलर डाउट्स हैं, क्वेश्चन्स हैं जो लगते हैं कि सर यहाँ पे नहीं करना है, मुझे डिटेल में डिस्कस करना है, तो एनी टाइम यू कैन ईमेल मी एट ask@kalam.in, ठीक है? तो आज का लेसन मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमने एक ऐसा टॉपिक समझा जिससे क्वेश्चंस फिक्स से आने हैं, राइट? ये आने ही हैं। और आपको आई होप कि मैं ट्रेंड्स थोड़े समझा पाया हूँ, कैसे शो कर पाया हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन नाउ। सो ध्यान रखो, एआईपीटी के लिए रजिस्टर भी कर लो क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फिज़िकली, मेंटली, इन ऑल अदर वेज़, एंड मेक श्योर यू कीप योर एंग्ज़ायटी इन चेक, ठीक है? सब सही होगा, ओके? सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।